हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। आज हम करेंगे प्रमुख गवर्नर जनरल या वायसराय। चलिए आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। इसमें से हर एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन देखा ही जा सकता है, आप प्रीवियस ईयर एग्जाम उठा के देख सकते हो। इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। जो हमने इसमें गवर्नर जनरल, वायसराय या कोई भी जिसका भी नाम आएगा उससे संबंधित फैक्ट भी लिखे हैं, जिसने भारत में कुछ ना कुछ काम किया है, उनके द्वारा क्या क्या काम किए गए हैं। और ये यदि क्वेश्चन गवर्नर जनरल या वायसराय से नहीं आता तो उनके द्वारा किए गए काम पूछ लिए जाते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं बिना टाइमिंग को आए। चलिए नंबर 1 पे हमारे पास है वारेन हेस्टिंग। तो वारेन हेस्टिंग के बारे में क्या क्या जानना है। ये 1772 से 1785 तक रहे हैं और ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। आपको याद रखना है, ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। तो पहले तो आपको उनका कार्यकाल याद रखना है। 1772 से 1785 तक रहे हैं। और ही दूसरी क्या बात याद रखनी है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। तो सीधा सीधा एग्जाम में जाता है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो वॉरेन हेस्टिंग। तो इसके द्वारा क्या क्या काम, इसके टाइम में क्या क्या काम हुए। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो इसके टाइम में ही कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। और भारत के पहले समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन। तो आपको ये भी याद रखना है, भारत का पहला समाचार पत्र इसी के टाइम पे निकाला गया था, 1780 के लगभग। तो बंगाल गजट यह एक, इसका नाम तो द बंगाल गजट है, लेकिन यह एक इंग्लिश का समाचार पत्र था। आपको ये भी याद रखना है। तो आपको दो क्वेश्चन इसमें मिलते हैं। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, और भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट। ये बहुत सही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था, द बंगाल गजट। तो इसी के टाइम में ये आया था और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो आपको ये भी बताना है कि कलकत्ता में जब उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी तो उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो आपको याद रखना है, इलीजा एम्पे। ठीक है। और नंबर 2 पे हमारे पास है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है इनके बाद आए थे, और इसका कार्यकाल था 1786 से 1793 तक। तो आपको याद रखना है, 1786 से 1793 तक। तो इन्होंने क्या क्या काम किए आपको याद रखना है। भारत में नागरिक सेवा का जनक। तो अक्सर सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, भारत में नागरिक सेवा का जनक कौन है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू करना। तो आपको ये भी याद रखना है, स्थायी बंदोबस्त पद्धति भी इनके द्वारा लागू की गई है। और भारत में नागरिक सेवा का जनक भी यही है। और आपको इनके बारे में एक और बात याद रखनी है, एकमात्र गवर्नर जनरल जिनकी समाधि भारत में स्थित है। अक्सर एग्जाम में आ जाता है, वह गवर्नर जनरल कौन है जिनकी समाधि भारत में स्थित है। तो आपको याद रखना है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इनके बारे में तीन बातें याद रखनी है मेन, भारत में नागरिक सेवा का जनक, स्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू करना, और एकमात्र गवर्नर जनरल जिनकी समाधि भारत में स्थित है। इनकी समाधि कहाँ पर है, गाजीपुर यूपी में। तो आपको ये दोनों फैक्ट याद रखने हैं। नंबर 3 पे हमारे पास है लॉर्ड वेलेजली। तो लॉर्ड वेलेजली के बारे में क्या जानना है। 1798 से 1805 तक ये रहे हैं। और इनके द्वारा शुरुआत की थी सहायक संधि की शुरुआत, उनके द्वारा ही सहायक संधि की शुरुआत की गई थी। तो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, सहायक संधि की शुरुआत किनके द्वारा की गई थी, लॉर्ड वेलेजली। तो आपको ये भी याद रखना है, सहायक संधि को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था, हैदराबाद। तो दो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, सहायक संधि की शुरुआत किनके द्वारा की गई, लॉर्ड वेलेजली। और सहायक संधि को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो हैदराबाद। और इनके टाइम में और क्या हुआ, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। तो आपको इसके बारे में भी तीन फैक्ट याद रखनी है। सहायक संधि की शुरुआत की गई इनके द्वारा, और सहायक संधि को अपनाने वाला पहला राज्य हैदराबाद था। और कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी इन्हीं के समय की गई है। तो नंबर 3 पे हमारा था लॉर्ड वेलेजली, जिनके बारे में 1798 से 1805 तक इन्होंने कार्य किया है। और उनके टाइम में सहायक संधि की शुरुआत हुई थी, और हैदराबाद सहायक संधि को अपनाने वाला पहला राज्य था। और कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इन्हीं के टाइम की गई थी। तो नंबर 4 पे हमारे पास है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो इनका कार्यकाल था 1828 से 1835 तक। तो आपका देखना है इनका कार्यकाल कब तक था, 1828 से 1835 तक। तो इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ कार्य किया है। तो इनके बारे में आप मेन बात क्या याद रखनी है आपको, भारत का पहला गवर्नर जनरल। तो इनको भारत के पहले गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता है। तो इनका पद का जो पीछे पद चलता आ रहा था बंगाल का गवर्नर जनरल, यहाँ पर आके उसका नाम चेंज कर दिया गया। तो उसका नाम रख दिया गया भारत का पहला गवर्नर जनरल। तो ये कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अक्सर हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर ऐसे पूछे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग। तो आपको याद दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं। अगर बंगाल का पूछे तो
बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड हेस्टिंग। तो और भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है। और इनके टाइम में क्या होता है, लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाने का निर्णय लिया गया। तो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत इन्हीं के टाइम में की गई थी। आपको ये भी याद रखना है। लॉर्ड मैकाले कोई अध्यक्ष, ये शिक्षा आयोग का अध्यक्ष बना था। इनकी रिपोर्ट के आधार पर ही अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाने का निर्णय लिया गया। तभी से अंग्रेजी की शुरुआत प्राथमिक शिक्षा के लिए यूज किए जाने वाला वो बन गया। तो नंबर 3 पे हमारे पास है राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा का उन्मूलन। तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से इन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन किया। तो दो तरह से क्वेश्चन बनता है, भारत में सती प्रथा का अंत किसने किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा ही भारत में सती प्रथा का अंत किया गया था। तो इसके बारे में भी आपको 3 फैक्ट याद रखने हैं। भारत का पहला गवर्नर जनरल है, और अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाने का निर्णय इन्होंने लिया, और राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा का उन्मूलन। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है अभी। तो सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। तो इनका कार्यकाल क्या था? 1828 से 1835 तक। नंबर 5 पे हमारे पास ओकलैंड प्रथम। तो इनके द्वारा भी कुछ कार्य किए गए हैं। तो ओकलैंड, पहले तो आपको जानना है कि ओकलैंड प्रथम कब से कब तक रहा है। तो 1836 से 1842 तक ये रहा है। और इन्हें क्या काम किया? कोलकाता से दिल्ली तक शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर ग्रैंड ट्रक रोड करने का निर्णय लिया। तो आपको मेन क्वेश्चन ये HSC में भी पूछा जा चुका है, और प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कई एग्जाम में। तो आपका याद रखना है, कलकत्ता से दिल्ली तक जो राजमार्ग जाता है शेरशाह सूरी मार्ग, इसका नाम GT रोड इन्होंने किया था। GT रोड का मतलब ग्रांड ट्रक रोड। तो आप याद रखना है, जैसे आप बोल देते हो GT रोड, तो ये ओकलैंड ने ऐसा नाम इनको दिया था। मीन्स शेरशाह सूरी मार्ग को नाम बदलकर ग्रैंड ट्रक रोड ओकलैंड द्वारा ही किया गया था। तो नंबर 6 पे हमारे पास आते हैं लॉर्ड एलम्ब्रो। तो लॉर्ड एलम्ब्रो द्वारा क्या काम किया गया था? दास प्रथा का अंत। तो आपको ये भी याद रखना है, लॉर्ड एलम्ब्रो द्वारा दास प्रथा का अंत किया गया था। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कौन से गवर्नर जनरल द्वारा दास प्रथा का अंत किया गया था? तो ये लॉर्ड एलम्ब्रो। नंबर 7 पे हमारे पास है लॉर्ड डलहौजी। तो इनका कार्यकाल क्या है? 1848 से 1856 तक है। तो इनके द्वारा कुछ काम किए गए हैं जो अक्सर हर एग्जाम में लगभग पूछ लिया जाता है, इनमें से आता ही आता है। तो आप क्या कहना है? राज्य हड़प नीति। तो राज्य हड़प नीति यही लागू करते हैं, जिसके कारण 1857 का विद्रोह का भी सामना करना पड़ा इनको। तो भारत में पहली रेल भी इन्हीं के टाइम में चली, मुंबई से थाने के बीच में। तो आपको ये भी याद रखना है, चली किन के बीच में? मुंबई से थाने के बीच में। भारत में पहली रेल भी इनके टाइम में चली, और राज्य हड़प नीति भी इनके द्वारा लागू की गई। और पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा, तो आपको याद रखना, तार सेवा जो बिजली से चलती है कलकत्ता से आगरा के बीच, इन्हीं के टाइम में चली। और शिक्षा संबंधी सुधारों के लिए वुड डिस्पैच लागू किया। तो आपको ये भी याद रखना है, शिक्षा संबंधी सुधारों के लिए वुड डिस्पैच भी इन्हीं के द्वारा लागू किया गया। लोक सेवा आयोग की विभाग की स्थापना। तो लोक सेवा विभाग की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई। पहली बार डाक टिकट भी इन्हीं के टाइम पे आया। तो इन्होंने बहुत ही काम किया है जो आपको याद रखने ही रखने हैं। तो पहला काम है, एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहला काम है राज्य हड़प नीति लागू करना। भारत में पहली रेल इन्हीं के टाइम पे चली। और पहली बार बिजली से चलने वाली तार सेवा भी इन्हीं के टाइम में चली, आगरा से कोलकाता के बीच। शिक्षा संबंधी सुधार भी लागू किए इन्होंने, जिसको वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। तो लोक सेवा विभाग की स्थापना भी इन्होंने करी। सार्वजनिक विभाग की स्थापना भी इन्होंने की। पहली बार डाक टिकट का संचालन भी इन्हीं के टाइम पे हुआ। तो इनका कार्यकाल क्या था? 1848 से 1856 के बीच में। तो आपको इनसे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य ये याद रखने हैं। अक्सर हर एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई कार्य पूछ लिया जाता है, जैसे कि भारत में पहली रेल किनके कार्यकाल में चलाई गई? तो आपको याद रखना है लॉर्ड डलहौजी। नंबर 8 पे हमारे पास है लॉर्ड केनिंग। तो आपको इनके बारे में कुछ याद रखना है। अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम वायसराय। तो आपको याद रखना है, जैसे कि 1828 में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो 1857 के विद्रोह के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया, उसे वायसराय के नाम से जाना जाने लगा। तो आपको याद रखना है, तो ये भारत के पहले वायसराय है और अंतिम गवर्नर जनरल है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल। और लॉर्ड वारन हेस्टिंग क्या थे? पश्चिम बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। तो आपको याद रखना है। और ये लॉर्ड कैनिंग क्या है? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम वायसराय। तो यहाँ पर गवर्नर जनरल
पद का नाम भारत का वायसराय कर दिया गया। तो आपको इनको क्या क्या कहा जाता है, भारत का प्रथम वायसराय। तो आपको इनके बारे में कुछ याद रखनी है। 1857 की क्रांति, तो आपको याद रखना है 1857 की क्रांति इन्हीं के टाइम पे हुई थी। और मुंबई कलकत्ता मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना, तो मुंबई कलकत्ता मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना भी इन्हीं के टाइम पे की गई थी। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित, तो विधवा पुनर्विवाह भी अधिनियम पारित भी इन्हीं के टाइम पे हुआ। और राज्य हड़प नीति की समाप्ति, तो जैसे कि लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति लागू की थी। और राज्य हड़प नीति क्या होती थी, यदि कोई भी देसी राजा जिसकी अपनी स्थान नहीं होती थी तो वो किसी को गोद नहीं ले सकता था और अंग्रेजों द्वारा उसका राज्य हथिया लिया जाता था। तो जिसकी वजह से 1857 का विद्रोह का सामना भी इनको करना पड़ा, वो भी 1857 के विद्रोह का एक मुख्य कारण था। तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम में ये 1857 का विद्रोह हुआ था, जिसमें बहुत ही इनको जान माल की हानि हुई थी। और इसको देखते हुए इन्होंने राज्य हड़प नीति लागू कर ली और जो गवर्नर जनरल पद था उसका नाम वायसराय कर दिया गया। तो भारत के पहले वायसराय थे और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो आपको दोनों याद रखने हैं। तो नंबर 9 पे हमारे पास है लॉर्ड मेयो। इनके बारे में क्या याद रखना है, पहली जनगणना इन्हीं के टाइम पे की गई थी। दो आज जो जनगणना होती है हर 10 साल के बाद ही, तो पहली जनगणना इन्हीं के टाइम पे की गई थी जो कि 1872 में की गई थी। और भारत के सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग की स्थापना भी इन्हीं के टाइम पे की गई था। वो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, भारत में सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किन के टाइम पे की गई थी, तो लॉर्ड मेयो। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये एकमात्र वायसराय है जिनकी उनके कार्यकाल के दौरान हत्या कर दी गई थी। आपको ये भी अक्सर एग्जाम में आता है, एकमात्र वायसराय कौन से है जिनकी उनके कार्यकाल के दौरान हत्या कर दी गई थी। तो आपको याद रखना है लॉर्ड मेयो, ठीक है। और और ऐसे कौन से वायसराय है जिनका मुकबरा ऐसे कौन से वायसराय थे जिनका मुकबरा भारत में था, तो आपको बताना है कौन से गवर्नर जनरल थे। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश, आपको ये भी याद रखना है। नंबर 10 पे हमारे पास है लॉर्ड लीटन। तो लॉर्ड लीटन का कार्यकाल क्या था, 1876 से 1880 तक, ठीक है। तो आपको याद रखना है वर्नाकुलम प्रेस एक्ट के जरिए भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाया है इन्होंने। तो इनके बारे में यही आता है कि वर्नाकुलन प्रेस एक्ट किनके टाइम पे आया था, तो आपको याद रखना है लॉर्ड लीटन के टाइम पे वर्नाकुलन प्रेस एक्ट आया था। तो इनके ये क्या एक्ट था, इसके द्वारा इन्होंने भारत के समाचार पत्र जो छपते थे इनके बारे में लिखते थे उल्टा सीधा, तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो इनके बारे में कुछ लिखा भी नहीं जाता था। तो इसको ये एक्ट बड़ा फेमस हुआ था। तो अक्सर हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है वर्नाकुलम प्रेस एक्ट किनके टाइम में आया था, तो आपको याद रखना है लॉर्ड लीटन के टाइम पे आया था। और नंबर 11 पे हमारे पास है लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन का कार्यकाल क्या था, 1880 से 1884 तक। तो इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, इसी जिसके द्वारा भारत के समाचार पत्र और प्रतिबंध लगाया गया था लॉर्ड लीटन के द्वारा, जिस एक्ट के द्वारा, उस एक्ट को समाप्त किया। आते ही लॉर्ड लीटन ने कुछ अच्छे काम किए हैं। तो पहले तो उस एक्ट को समाप्त कर दिया जो लॉर्ड लीटन ने भारतीय समाचार पत्र और प्रतिबंध लगाने के लिए लागू किया था। और दूसरा काम क्या किया उन्होंने, भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत, मीन्स सबसे पहले जैसे पंचायतें वगैरह अब जैसे पंचायतें हर गाँव में अपना अपना फैसला लेती है, वैसे ही सबसे पहला प्रयास इन्होंने किया था कि भारतीय स्थानीय स्वशासन की शुरुआत इनके द्वारा की गई थी। तो अक्सर हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है, तो आपको याद रखना है लॉर्ड रिपन। तो ये भी अक्सर एग्जाम में आता है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है लॉर्ड रिपन को। भारत में प्रथम नियमित जनगणना, तो सबसे पहली जनगणना तो लॉर्ड मेयो को काल में हुई थी। और लेकिन उसे नियमित कर दिया, मीन्स हर 10 साल के बाद करना लागू कर दिया, तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। तो 1881 में इनके द्वारा ये काम किया गया। मीन्स लॉर्ड मेयो के द्वारा तो जनगणना की शुरुआत की गई, लेकिन उसे रेगुलर कर दिया। जो कोई रेगुलर हो जाए, कोई कार्य भी रेगुलर हो जाए तो उसे नियमित कहा जाता है। तो 1881 में लॉर्ड रिपन द्वारा उसे नियमित कर दिया। तो प्रथम कारखाना अधिनियम, तो प्रथम कारखाना अधिनियम भी इनके द्वारा लाया गया था। तो इनके द्वारा आपको कुछ याद रखने हैं, जैसे सबसे पहला काम तो इसने किया था वर्नाकुलम प्रेस एक्ट को समाप्ति। अक्सर एग्जाम में आ जाता है कि वर्नाकुलम प्रेस एक्ट को किसने समाप्त किया, तो लॉर्ड रिपन ने। लागू किसने किया, लॉर्ड लीटन ने। और भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत इनके द्वारा की गई। और भारत में प्रथम कारखाना अधिनियम इनके द्वारा आया। तो और भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन। आपको सारे फैक्ट इनके बारे में याद रखने हैं। अगला है हमारे पास लॉर्ड डफरिन। तो इनका टाइम आपको याद रखना है 1884 से 1888 तक। तो इनके टाइम में आपको एक ही काम याद रखना है, ए ओ ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो इनके टाइम में ही
ए ए ओ ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। तो आपको बताना है कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 28 दिसंबर 1885 में। तो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन थे, तो आपको याद रखना है लॉर्ड डफरिन। तो इन्हीं के टाइम पे कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो किन के द्वारा की गई थी, ए ओ ह्यूम द्वारा। तो आपको दोनों याद रखने हैं। तो अगला हमारे पास है नंबर 13 पे लॉर्ड लैंसडाउन। तो 1888 से 1893 है। इनके बारे में भी सिर्फ आपको एक ही बात याद रखनी है, भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण। तो आपको याद रखना है भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था, लॉर्ड लैंसडाउन ने। तो भारत, आपको बताना है भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो आपको ये जाना जाता है डुरंड रेखा, जिसको डुरंड लाइन भी कहते हैं, जो कि 106 किलोमीटर के आसपास भारत और अफगानिस्तान की सीमा लगती है। ठीक है। आपको नंबर 14 पे हमारे पास है लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन के बारे में भी हम जानते हैं कुछ, इनके बारे में आपको कुछ बातें याद रखनी है। 1899 से 1905 तक इनका कार्यकाल है। वो इन्होंने क्या क्या काम किए, सबसे फेमस काम तो इन्होंने किया बंगाल का विभाजन। तो बंगाल का विभाजन इन्हीं की वजह से किया था इन्होंने, बंगाल का विभाजन किया था। और सिंचाई आयोग की स्थापना, तो आपको ये भी याद रखना है सिंचाई आयोग की स्थापना भी इनके द्वारा की गई थी। पुलिस आयोग की स्थापना, तो पुलिस आयोग की स्थापना भी इनके द्वारा की गई थी। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई थी। और दूसरा काम क्या है, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना। तो मेन मेन काम इन्होंने किए, अक्सर हर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो जो कि एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम। बंगाल का विभाजन, जो कि हर एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है कि बंगाल का विभाजन किन के कार्यकाल में हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन। और सिंचाई विभाग की स्थापना, सिंचाई विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई या किनके कार्यकाल में हुई, तो लॉर्ड कर्जन। पुलिस आयोग की स्थापना भी लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में की गई। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना, तो ये भी लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में की गई। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना, तो ये भी लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में की गई। ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लॉर्ड कर्जन के बारे में। तो आगे चलते हैं। नंबर 15 पे हमारे पास है लॉर्ड मिंटो द्वितीय, जिनका कार्यकाल था 1905 से 1910 तक। तो इनके कार्यकाल में क्या हुआ, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन। तो आपको याद रखना है सूरत का अधिवेशन था 1907 वाला, जिसमें कांग्रेस का विभाजन हो चुका था, जिसमें कांग्रेस दो गुटों में बट चुकी थी, गरम दल और नरम दल। तो ये बहुत फेमस है। तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में ही सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, जिसमें कांग्रेस दो गुटों में बढ़ चुकी थी, गरम दल और नरम दल। तो और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था, मिंटो मार्ले अधिनियम, सुधार अधिनियम। तो मुसलमानों के लिए इनके द्वारा अलग निर्वाचन व्यवस्था की स्थापना की गई। तो ये भी मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम के नाम से जिसे जाना जाता है। और एक एक और काम किया गया था इनके कार्यकाल में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। तो आपको याद रखना है मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। तो आपको बताना है मुस्लिम लीग की स्थापना किनके द्वारा की गई थी। मैंने ये संगठन में करवाया भी था आपको, अगर आप रोज क्लास लगा रहे हैं तो आपको पता भी होगा। तो ये की गई थी आगा खां और समीमुल्ला खां द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। तो आपको इनके बारे में तीन तीन फैक्ट याद रखने हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां और समीमुल्ला खान द्वारा। और सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन, कांग्रेस दो गुटों में बढ़ चुकी थी, नरम दल और गरम दल। और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था की स्थापना की गई इनके द्वारा। तो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की स्थापना कौन से अधिनियम द्वारा की गई, तो लॉर्ड मिंटो मार्ले अधिनियम। और नंबर 16 पे हमारे पास है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के टाइम में हमको कुछ कार्य जानने दो। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए दिल्ली के भव्य दरबार का आयोजन। तो आपको ये भी याद रखना है, जो ब्रिटेन के राजा इनके कार्यकाल में भारत आए थे और दिल्ली के भव्य दरबार का आयोजन के टाइम में किया गया था। बंगाल विभाजन को इन्होंने रद्द किया, जो कि लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था, उसको उन्होंने रद्द कर दिया। और सबसे बड़ी बात क्या है, भारत की राजधानी कलकत्ता है दिल्ली स्थानांतरित की। तो आपसे मेरा क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी दिल्ली को कब बनाया गया, तो इसका आंसर है 1911। तो पहले ही भारत की राजधानी कोलकाता होती थी, उसे दिल्ली स्थानांतरित करने का श्रेय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को ही जाता है। तो आपको सारे फैक्ट ये दोहराते हुए चलने हैं और नोट करते हुए चलने हैं। तो मैं मानता हूँ कि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये सारे फैक्ट अगर आप कर लेते हो तो इनसे हमारा एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा जो इनसे आएगा।
नंबर 17 पे हमारे पास है लॉर्ड चैम्फोर्ड। तो इनका कार्यकाल था 1916 से 1921 तक। तो इनके कार्यकाल में भी कुछ ऐसे कार्य हुए हैं जो हमको याद रखना है। तो सबसे पहले रोलेट एक्ट आया था 1919 में। तो आपको ये भी याद रखना है, रोलेट एक्ट 1919 में आया था। और इसे गांधी जी ने बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील के अधिनियम भी कहा है। मीन्स काला कानून के नाम से भी रोलेट एक्ट को जाना जाता है। और इनके कार्यकाल में ही सबसे बड़ी घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी। तो आपको ये भी याद रखना है। खिलाफत आंदोलन ये भी 1919 में स्टार्ट हुआ था। और असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में महात्मा गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो ये कार्य इनके कार्यकाल में ही किए गए थे। तो आपको मेन याद रखना है लॉर्ड चैम्फोर्ड, रोलेट एक्ट जिसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन 1919, असहयोग आंदोलन 1920। तो आपको सारे ही कार्य ये याद रखते हुए चलने हैं। और अगला है हमारे पास लॉर्ड रीडिंग, जिनका कार्यकाल 1921 से 1926 तक था। तो इनके कार्य में एक महत्वपूर्ण घटना हुई है जो आपको याद रखनी है। चोरा चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा। तो इनके कार्यकाल में, जैसे कि लॉर्ड चैम्फोर्ड के कार्यकाल में थे 1920 में, तो महात्मा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरुआत किया गया था, जिसके द्वारा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाने लगा था। सब उनकी होली जलाई जाने लगी थी। तो जैसे ये आंदोलन पूरे पीक पे था, तो लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में चोरा चोरी कांड हो गया था। मीन्स लोगों की भीड़ द्वारा एक पुलिस थाने को, चोरा चोरी नामक स्थान जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, पुलिस थाने को आग लगाकर जला दिया गया था, जिसमें बहुत से पुलिस वालों की मृत्यु हो गई थी जिंदा जल के। तो महात्मा गांधी इस घटना से आहत हुए, तो उन्होंने ये असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा की थी। तो आपको याद रखना है, लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में चोरा चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा की गई थी। नंबर 19 पे हमारे पास है लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन का कार्यकाल कब था? 1926 से 1931 तक इसका कार्यकाल था। तो इसके बारे में भी हमको कुछ बातें याद रखनी है। साइमन आयोग की स्थापना व भारत आगमन। तो साइमन आयोग 1927 के आसपास भारत आया था। तो आपको याद रखना है, इसमें सभी गोरे सदस्य थे। तो इसमें गोरे सदस्य होने के कारण भारतीयों द्वारा इसका भरपूर विरोध किया जाने लगा, जिसमें से एक विरोध करता थे लाला लाजपत राय, जिनकी लाठीचार्ज में शहीद हो गए थे, जिन पर लाठीचार्ज की वजह से वो शहीद हो चुके थे। तो साइमन कमीशन जो कि बड़ा फेमस है, इनके टाइम में ही आया था। साइमन आयोग की स्थापना व भारत आगमन, जिसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, जिसे सफेद कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। तो भारतीय क्रांति द्वारा दिल्ली की असेंबली में बम फेंकने की घटना, जैसे कि दिल्ली की असेंबली में हम मूवीज में भी देखते हैं, भगत सिंह द्वारा बम फेंका गया था, बटुकेश्वर दत्त भी उनके साथ थे। तो ये घटना भी इनके टाइम में की गई थी, लॉर्ड इरविन के टाइम में। तो कांग्रेस के लोअर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ था, तो जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग फर्स्ट टाइम की गई थी। तो आपको याद रखना है, कांग्रेस का लोअर अधिवेशन भी लॉर्ड इरविन के टाइम पे किया गया था, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग फर्स्ट टाइम की गई थी। तो गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करना। तो आपको ये भी याद रखना है, गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इन्हीं के टाइम पे प्रारंभ किया गया था, जो कि 1930 में प्रारंभ किया गया था। तो इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी द्वारा इन प्रारंभ किया गया था। और लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये भी 1930 में हुआ था। तो लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी लॉर्ड इरविन के टाइम पे ही हुआ था। और गांधी जी इरविन समझौता, तो गांधी जी इरविन समझौता भी लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में हुआ था, जो कि 5 मार्च 1931 के आसपास हुआ था। तो आपको ये भी याद रखना है। तो इनके बारे में कुछ फैक्ट आपको याद रखना है। साइमन आयोग की स्थापना व भारत आगमन, भारतीय क्रांति द्वारा दिल्ली में बम फेंका गया, और कांग्रेस में लोअर अधिवेशन का पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार की गई। कांग्रेस का लोअर अधिवेशन इन्हीं के टाइम पे हुआ था 1929 में, और पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार इसी टाइम में की गई। और गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया गया। लंदन में प्रथम गोलमेज इन्हीं के टाइम पे हुआ, और गांधी इरविन पैक्ट भी इन्हीं के टाइम पे हुआ, जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था। नंबर 20 पे हमारे पास है लॉर्ड विलिंगटन। तो आपको याद रखना है, 1931 से 1936 तक इनका कार्य कर रहा है। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन इन्हीं के टाइम पे हुआ, जो कि 1931 में हुआ था। पहला हुआ था 1930 में, द्वितीय हुआ था 1931 में, तृतीय हुआ था 1932 में। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई। तो अक्सर पूछा जाता है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब की गई? तो 1932।
तो पूना समझौता भी गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में इन्हीं के टाइम पे हुआ 1932 में। और भारत सरकार अधिनियम 1935 में, जिससे आधे से ज़्यादा संविधान इस अधिनियम से प्रभावित है, तो ये भी इन्हीं के टाइम पे आया था। लॉर्ड वेलिंगटन के बारे में आपको मोटी मोटी बातें याद रखनी है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 और रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायती की घोषणा भी इन्हीं के टाइम पे की गई। और पूना समझौता भी इनके टाइम पे हुआ। और भारत सरकार अधिनियम 1935 भी इन्हीं के टाइम पे आया। और पूना समझौता आपको याद रखना है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। और भारत सरकार अधिनियम 1935, जिससे आधे से ज़्यादा संविधान बना है हमारा, तो ये भी इन्हीं के टाइम पे आया था। तो नंबर 21 पे हमारे पास है लॉर्ड लिथगो। तो आपको इनका कार्यकाल था 1936 से 1944 तक। इनके बारे में क्या रखना है, पहली बार प्रांतीय विधानमंडलों में चुनाव हुए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आ जाता है, पहली बार प्रांतीय विधानमंडलों में चुनाव किनके टाइम पे हुए थे, लॉर्ड लिथगो। और पहली बार पाकिस्तान की मांग कब की गई थी पहली बार, वैसे 1940 में। किसके द्वारा की गई थी, चौधरी रहमत अली द्वारा ये वर्ड दिया गया था। तो आपको याद रखना है क्रिप्स मिशन भी इन्हीं के टाइम पे आया। और भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 8 अगस्त 1942 के आसपास शुरुआत हुई थी। 8 अगस्त 1942 के आसपास शुरुआत की गई थी महात्मा गांधी जी द्वारा। तो मेन बातें आपको याद रखना है, पहली प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव, पहली बार पाकिस्तान की मांग 1940 के आसपास, और क्रिप्स मिशन का भारत में आगमन इन्हीं के टाइम पे। क्रिप्स मिशन में सिर्फ एक ही सदस्य था, आपको याद रखना है, जिसका अध्यक्ष थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स। और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। वो नंबर 22 पे हमारे पास है लॉर्ड बेवल। तो लॉर्ड बेवल का कार्यकाल था 1944 से 1947 तक। तो आपको याद रखना है, इनके कार्य में कुछ कार्य हुए हैं। तो शिमला समझौता इन्हीं के टाइम पे हुआ। तो अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, शिमला समझौते के समय वायसराय कौन थे, तो आपको याद रखना है लॉर्ड बेवल। कैबिनेट मिशन भारत का आगमन, कैबिनेट मिशन भारत कब आया, 1946 में। तो आपको ये भी याद रखना है। तो कैबिनेट मिशन भारत का आगमन, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे, आपसे मेरा क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे। तो आपको याद रखना है सर स्टैफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैथीक्लोरस। तो आपको याद रखना है सर स्टैफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैथीक्लोरस इनके अध्यक्ष सदस्य थे, और पैथीक्लोरस इसके अध्यक्ष भी थे। तो नंबर 23 पे हमारे पास है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में हमको क्या रखना है, भारत का अंतिम वायसराय। सबसे मेन क्वेश्चन है, जैसे वायसराय का पद लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे चला था 1757 की क्रांति के बाद, और यहाँ जाके उसका अंत किया गया। तो भारत का अंतिम वायसराय कौन है, लॉर्ड माउंटबेटन। तो आपको देखना है। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, जैसे कि इनका कार्यकाल 1947 से जून 1948 तक है। और भारत कब आजाद हुआ था, अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। तो इनको एक्स्ट्रा इन्होंने फिर भी भारत के आज़ाद होने के बाद भी इन्होंने अपना कार्य किया है। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल इनको बना दिया गया था, ताकि हमको थोड़ा प्रशासन संभाल ले। इतना हमारा संविधान रेडी होता तो हमने इनसे ही कार्य लिया। तो कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल इनको बना दिया। तो क्वेश्चन बनते हैं, भारत का अंतिम वायसराय कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, अब भारत स्वतंत्र हो चुका था 15 अगस्त 1947 को। तो उसके बाद भी ये जैसे कि भारत के गवर्नर जनरल बने रहे। तो आपको क्वेश्चन आ जाता है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो लॉर्ड माउंटबेटन। वो इनकी योजना आई थी 3 जून 1947, माउंटबेटन योजना। तो अक्सर क्वेश्चन में आ जाता है कि लॉर्ड माउंटबेटन योजना क्या है, तो वो 3 जून 1947, भारत पाकिस्तान का विभाजन इसी योजना के आधार पर किया गया था। आपको ये भी देखना है। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो इन्हीं के टाइम पे ही 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो आपको इनके बारे में क्या क्या याद रखना है, भारत का अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल। अब भारत स्वतंत्र हो चुका था, इसलिए स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल इनको कहा जाता है। और 3 जून 1947 को इनकी माउंटबेटन योजना आई, जिसके अनुसार भारत पाकिस्तान अलग हुए। और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ इन्हीं के टाइम पे। तो आपको ये भी याद रखना है। और अगला है नंबर 24 पे हमारे पास है चक्रवर्ती राजगोपालचारी, जिनका कार्यकाल था 1948 से 1950। तो आपको एक ही बात याद रखनी है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल। तो आपको इनके बारे में जैसे कि लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में आपने पढ़ा कि भारत का अंतिम वायसराय थे, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ऐसे ही स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय वो अंग्रेज थे, लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो अंग्रेज थे ये, लेकिन ये भारतीय थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय
गवर्नर जनरल, तो याद रखना है राज चक्रवर्ती राजगोपालचारी। वह अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल क्या है, तो ये इसके बाद 1950 के बाद हमने गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया था। इसके बाद हमारे यहाँ राष्ट्रपति बनने लगे थे, तो राजेंद्र प्रसाद वगैरह, राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बना दिया गया था। तो आपको ये समझना है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय, और जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो प्रथम गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल तो थे, लेकिन वो भारतीय नहीं थे, वो अंग्रेजी थे, हमने उन्हीं को बना दिया था। लेकिन अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल इसलिए बोल रहा हूँ कि इसके बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया था, वह राष्ट्रपति चंद बनने लगा था, और जो कि राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके ये क्लास समझ में आया होगा, इसमें कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर पूछे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, और पूछे भारत का पहला गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, अगर पूछे भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग, या भारत का प्रथम वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग। और इसके बारे में आगे क्या, और भारत का स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी, व अंतिम गवर्नर जनरल भी चक्रवर्ती राजगोपालचारी। तो ये थी आज की क्लास, कमेंट करके बताना कैसी लगी। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही कंटेंट के साथ।